एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनकी रचनाओं से, और उनसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि किससे के बारे में क्या बोला है। तो आज हम सभी को एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संत कबीरदास को। पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं कबीरदास से। अब आप कहोगे कबीरदास से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संत कबीरदास की प्रमुख रचना क्या है। तो आपको याद रखना, जो संत कबीरदास है इनकी प्रमुख रचना का नाम है बीजक। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि बीजक किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है ये है संत कबीरदास की। अब बनता है क्वेश्चन कि बीजक के कितने भाग थे। तो आपको याद रखना बीजक के हैं वो 3 भाग थे। क्या क्या थे? साखी, सवत, रामायणी। आपको याद रखना ये बीजक के भाग थे, ये अलग से रचनाएं थी नहीं, इसकी बीजक के भाग है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि बीजक के भाग क्या है, तो आपको याद रखना साखी, सवत, रामायणी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बहुत पूछा जाता है कि किसने कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर कहा था। मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी आपको कराया, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास पढ़ते हो तो आपको जरूर दे पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को भाषा का डिटेक्टर कहा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आप स्किप मत करना। अब हम पढ़ेंगे सूरदास को। तो सूरदास से जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 पदों की रचना की थी। पेपर में पूछा गया कि किसने 1.25 पदों की रचना की है, तो सूरदास ने की है। किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। अब क्या है, किंतु इनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचना में श्रृंगार और पात्सल रस का अद्भुत वर्णन है। इधर रस आपको याद रखना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ में याद कर लेना। तो आपको याद मैंने क्या बताया, महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध है। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और पात्सल रस का अनुभव वर्णन है। तो आपको याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा है कि सूरदास की रचना में किसका वर्णन है? श्रृंगार और पात्सल रस का। अब अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें जो पेपर में बहुत बार ट्रेंडिंग में रही है, तो है सूरसागर। बहुत बार पूछा गया सूरसागर किसकी रचना है, तो ये है सूरदास की। सूरसावली भी सूरदास की रचना, और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं पेपर में काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। और आपको सूरदास में ये क्वेश्चन भी बनता है कि इन किस रस की वर्णन इनकी रचनाओं में? श्रृंगार और वात्सल रस का। अब हम तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास से सबसे पहला पॉइंट बनता है तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। तो आपको याद क्या बताया मैंने, तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं इनमें 12 जो ग्रंथ है वो प्रामाणिक माने जाते हैं, और इनमें रामचरितमानस प्रमुख है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। अब हम आएंगे इनकी प्रमुख रचनाओं। अब तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और रामलला नच्छो। ये ऐसी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं तो बहुत हैं जिसमें ये इम्पोर्टेंट है, वही मैंने ली जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो क्या है? विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल और रामलला नच्छो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। अगर आप तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाना, उधर मैंने पूरा इन्हें डिटेल में पढ़ाया है, तो वो उस क्लास को ज़रूर देखना, तो आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। अब इधर बनता है तुलसीदास जी से एक क्वेश्चन बनता है कि इनका जो मानस, इनका काव्य है, ये किस भाषा में लिखा गया। तो आपको याद रखना इन तुलसीदास जी का जो मानस काव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया। तो इनका जो कृष्ण काव्य है, अगर कृष्ण काव्य पूछा जाए तो ब्रज भाषा में, और मानस काव्य वो अवधी भाषा में। ये क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने आपको इधर पे बता दिया।
पेपर में काफ़ी बार ये ट्रेंडिंग में रहा है कि तुलसीदास जी का कृष्ण काव्य किस भाषा में लिखा गया, तो आपको याद रखना ब्रज भाषा में, और जो मानस है वो अवधी भाषा में। अब हम मीराबाई की बात करें तो मीरा जी बाई की रचना ही जो है रचनाएं हैं वो बहुत पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद। आपको याद रखना ये चारों रचनाएं पेपर में बहुत पूछी गई है। नरसिंह जी का मायरा इम्पोर्टेंट, मोस्ट राग सोरठा के पद ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे तो चारों आपको याद रखनी है, चारों ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात करें तो नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा के पद बहुत बार पूछा गया कि राग सोरठा के पद किसकी है, तो मीराबाई के है। नरसिंह जी का मायरा किसका है, मीराबाई का। अब हम पूछेंगे रहीमदास को पढ़ेंगे तो पेपर में बहुत क्वेश्चन बनता है कि ये अकबर के प्रधान सेनापति हैं, मंत्री तथा दरबार के 9 रत्नों में से थे। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि अकबर के प्रधान सेनापति निम्न में से थे, ये क्वेश्चन बना था। तो आपको याद रखना वो थे रहीमदास। और आपको याद रखना ये भी क्वेश्चन बना है कि अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, तो ये भी आपको याद रखना वो थे रहीमदास। ये दोनों क्वेश्चन बने हैं, मैंने अपने मन से नहीं बनाए हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं आज की क्लास में जितना भी आपको बता रही हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर पीओ से लगाते हो तो आपको खुद पता होगा कि ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन। पेपर में बहुत पूछा गया कि अकबर ने किसकी उपाधि दी थी, तो क्या दी थी, खाने खाना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रहीमदास का भी जीवन परिचय मैंने सेपरेट पढ़ाया है, जिसने नई क्लास देखी वो देख लेना, तो आपके सारे डाउट उधर से क्लियर हो जाएंगे। अब अगर रहीमदास की रचनाओं की बात की जाए, वैसे तो बहुत रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बरवे नायिका। बरवे नायिका पूछी गई थी और लोग तुलसीदास में लगा देते हैं, तो आपको याद रखना बरवे नायिका रहीमदास की है। मदनाष्टक किसकी रचना है, रहीमदास की। रहीम सतसई तो है ही, आपको ये नाम से ही याद रहेगा। ये तीनों रचनाएं पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई हैं। अब हम बात करेंगे बिहारी की। तो बिहारी से जो पॉइंट बनते हैं ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अगर बादशाह और श्रृंगार रस पूछा जाए तो आपका आंसर अलग होगा, लेकिन अगर पूछा जाए श्रृंगार रस और ऑप्शन में बिहारी है तो आप बिहारी को टिक करना। तो ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई। पेपर में बहुत बार बनाया है कि ऐसे कौन से कवि थे जिनकी एकमात्र रचना से वो अमर हो गए थे, मतलब फेमस हो गए थे। अमर का मतलब डेथ से नहीं है, फेमस होने से। तो आपको याद रखना बिहारी सतसई है जो बिहारी जी की रचना है, जिससे ये बहुत ज़्यादा अमर हो गए थे, मतलब फेमस हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त से ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। पेपर में बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था, तो किसे हुआ था, मैथिली शरण गुप्त को। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। ये भी क्वेश्चन में बना था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु कौन मानते थे, तो कौन मानते थे, मैथिली शरण गुप्त। अब मैथिली शरण गुप्त से एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा गया, अब आप लोगों के मैंने तो पढ़ा ही नहीं, पूछा कब गया तो आपने प्रीवियस से लगाया नहीं है। ये पूछा गया था कि 12 वर्ष तक भारतीय संसद में मनोनीत रहे कवि थे, तो आपको याद रखना वो थे मैथिली शरण गुप्त। तो क्या है, ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद में मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे नहीं लगता आपको किसी ने ये पढ़ाया होगा, लेकिन आपको याद रखना मैथिली शरण गुप्त से ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद में मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। मैं जितने पॉइंट आपको बता रही हूँ ये नंबर से, ये भी सभी पेपर में पूछे गए पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है। अगर मैथिली शरण गुप्त की हम रचनाओं की बात करें तो साकेत इनका महाकाव्य है। आपको याद रखना साकेत महाकाव्य किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ, बद, द्वापर, पंचवटी, ये पेपर में पूछी गई रचनाएं सभी, तो आपको याद रखना है इनकी रचना क्या है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ, बद, द्वापर और पंचवटी। हमारा अगला पॉइंट है जयशंकर प्रसाद। दोस्तों उससे पहले अगर आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है और आप
अगली जो क्लास है वो किस टॉपिक पे चाहते हो। सभी लोग मुझे कमेंट करना, जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक पे अगली क्लास आपको मिलेगी। और मैं जितना भी आपको पढ़ाऊँगी वो सभी आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। उधर पर आपको मुझे सारी जितनी मैं पढ़ाती हूँ क्लास उसकी PDF मैं सेंड कर देती हूँ। तो उधर से जाइए, डाउनलोड कीजिए, रिवीजन मारिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। हमारा अगला पॉइंट है इनकी प्रमुख रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं क्या है? तो कामायनी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। ये इतनी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की रिपीट होने वाली रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कामायनी बहुत बार पूछी गई किसकी रचनाएं, आंसू भी पूछी गई, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। इसमें काफ़ी तो आपको याद होंगी क्योंकि मैंने पहले भी आपको रचनाएं पढ़ाई हुई हैं, और आज जितनी पढ़ा रही हूँ ये तो सभी पेपर में पूछी गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझो आपके लिए जड़ी बूटी का काम करेगी अगर आपका एग्जाम है अभी। अब हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपको याद रखना है इनकी रचनाएं ही में जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुलसीदास। पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि तुलसीदास है वो किसकी रचना है। तो आपको याद रखना जो तुलसीदास रचना है वो सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की है, बहुत बार पूछी गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। आपको याद रखना नए पत्ते। ये जितनी भी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें तुलसीदास है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार यानी कितने एग्जाम में पूछी गई है। तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचना क्या है? तुलसीदास। अब हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना जो प्रकृति का सुकुमार कवि है वो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। काफ़ी बार मैंने मॉक टेस्ट में भी आपको कराया है क्योंकि ये बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। अब इनसे क्वेश्चन बनता है कि पंत जी की पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। तो आपको याद रखना पेपर में पूछा गया कि कौन है जो पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। तो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या है इधर मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पंत जी हैं, इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी मिली और चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पेपर में पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? चिदम्बरा के लिए मिला था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करी जाए तो बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये जितनी भी रचनाएं ये पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। बीड़ा बहुत बार पूछी गई, पल्लव भी पूछी गई, युगवाणी, युगांत, गुंजन, ग्रंथि, ये जितनी भी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इधर से क्या आपने पॉइंट पढ़े? पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है, इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, युगांत, युगवाणी। अब हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि इन्हें कुछ वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग उत्तर प्रदेश की क्लास देख रहे हैं, तो आपको याद रखना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है अपना क्वेश्चन? महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधान परिषद से मनोनीत सदस्य रही हैं और राष्ट्रपति द्वारा ना पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो अब क्या मतलब पढ़ा आपने? महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्य रही हैं, ये आपको याद रखना, मनोनीत सदस्य, और राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। हमारा अगला पॉइंट है गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान सम्मानित किया गया। तो यामा के लिए ना ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया गया। आपको याद रखना है पेपर में बहुत बार पूछा कि इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा किसे पुरस्कार दिया गया था? महादेवी वर्मा को। किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए।
अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा, ये जितनी है इनकी प्रमुख रचनाएं जो पेपर में पूछी गई हैं अलग अलग एग्जाम में। शांत गीत किसकी रचना है, दीपशिखा किसकी है, रश्मि किसकी है, नीरजा किसकी है, निहार किसकी है, यामा किसकी है। यामा तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये जितनी भी रचनाएं ये महादेवी वर्मा की है। अब इनकी गद्य रचनाएं जो पेपर में पूछी गई हैं तो क्षमता, अतीत के चलचित्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। अतीत के चलचित्र किसकी है, महादेवी वर्मा की। पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये और क्षमता, ये जितनी भी रचनाएं ये गद्य रचनाएं। तो आपको याद रखना, पहले तो यही पूछा गया अतीत के चलचित्र कैसी रचना है, तो ये गद्य रचना है। और किसकी है, महादेवी वर्मा की है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, मैंने क्या बताया, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत और दीपशिखा। गद्य रचनाओं की बात करें तो क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अब हम पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। तो आपको याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो इधर क्या है क्वेश्चन में ना कि माखनलाल चतुर्वेदी है वो पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। हिम तरंगिणी के लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार से रचना इनकी पुरस्कार मिला था। तो हिम तरंगिणी के लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर रखने हैं। क्या बताया मैंने, माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित है। हिम तरंगिणी के लिए ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब इनसे क्या बनता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो आपको याद रखना, इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रमुख रचना की बात करें, हिमकरीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेडुले, कुंजे। आपको याद रखना इनकी प्रमुख रचना कौन सी, हिमकरीटनी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेडुलो, कुंजे। अब हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर से क्वेश्चन क्या बनते हैं, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत है। तो क्या बना, रामधारी सिंह दिनकर है जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तथा भारत सरकार द्वारा ना पद्म भूषण भी मिला है। हमारा अगला पॉइंट है, सन 1952 में भारतीय संसद ने राज्यसभा के सदस्य बने। तो इन कब बने थे अब राज्यसभा के सदस्य, 1952 में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं इनकी रचना। और मैंने जितनी भी रचना बताई हैं ये सभी पेपर में पूछी गई हैं। समझ लो ये जितनी भी रचनाएं हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इतनी रचनाएं याद कर ली तो आपका काम हो जाएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब हम पढ़ेंगे सोहनलाल द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो भैरवी, पूजा गीत, युगधारा, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल, खास वृत्ता। ये आपको याद रखना है। कुणाल इनका खंड काव्य है और बासबत्ता ये प्रबंध काव्य है। ये पेपर में पूछा गया कि कुणाल इनका कैसा काव्य है, तो ये खंड काव्य है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। दोस्तों आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और ये जो आपको क्लास आज मैंने पढ़ाई है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टीचिंग विद वानी पे। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वानी शर्मा ऑफिशियल, आप मुझे दोनों पे फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको इस टॉपिक पर मुझे बात करनी चाहिए कि मैम मुझे ये टॉपिक समझा दीजिए या बता दीजिए, क्लास पढ़ा दीजिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे दोनों आईडी के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर बनाए रखिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आज मुझे एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।